नमस्कार। हाल में आपने सुबह, शाम, दोपहर लगातार एक ही चेहरा टीवी चैनलों पे देखा होगा। अखबारों में, इश्तिहार के ज़रिए, खबरों के ज़रिए सिर्फ़ एक ही चेहरा आपको नज़र आता है और एक ही आवाज़ कान में गूंजती है भाइयों-बहनों। और ये बताया जाता है कि भारत कहाँ पहुँच गया, कहाँ आगे पहुँचना है, कितनी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। जब हम वो सुनते हैं और फिर एक वर्क का रिस्पॉन्स देखते हैं, तो मुझे बार-बार याद आता है, सुकरात ऐसे दार्शनिक को 500 लोगों ने वोट देके और ये फैसला किया कि इस आदमी को मार दिया जाए और ये बाकायदे फैसला हुआ क्योंकि वो जिस तरह की प्रजातंत्र उस समय थी वोटिंग की, जो आज भी है भारत में, उसके खिलाफ बोल रहे थे। सुकरात ने कुछ बातें कही, आज साफ-साफ नज़र आ रहा है कि 2500 साल पहले जो कुछ सुकरात ने कहा था 2500 साल से ज्यादा ही, लगभग वो सारी चीजें आज भारत में उसी तरह से बदस्तूर कायम हैं। और उनका डर जानते हैं क्या था? डर आप थे। आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, आप में अंदर वो सलाहियत नहीं होगी कि ये नेताओं के झूठ को आप पकड़ के न सिर्फ समझ लें, बल्कि उसको खारिज करें और उसको बताएं कि मैंने खारिज किया, आइंदा कभी झूठ ना बोलना। जब तक ये सलाहियत आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको डेमागोगी, आमतौर पे इसको कहा जाता है वितंडावाद के जरिए जनता को मोहना। कभी आपने मदारी को देखा होगा? मदारी अब तो कम ही होते हैं बेचारे, लेकिन एक जमाने में ये मदारी करतब दिखाते थे। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का होता था और वो किसी भी चौराहे पे, तब पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी, किसी भी चौराहे पे खास करके कोई इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पे कोई कारखाना, बड़ी सी फैक्ट्री है, कोई मिल है, उसके आसपास के चौराहे पे थोड़ी सी जगह जो होती थी कोने में, वहां पे वो एक लकड़ी गाड़ देते थे फुटपाथ पे और उसके बाद वो मदारी अपना करतब दिखाता था। वो जमूरा करतब दिखाता था। उसको जमूरा कहते थे जो 12 साल का बच्चा होता था। अब इतनी देर में मदारी जब भीड़ वहां पे लगती थी तो वो डमरू बजा के देख लेता था कि वर्ग कौन सा है। अगर वो वर्ग थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा क्लेरिकल स्टाफ है, थोड़ा सा लगता है कि ये शहरी अर्बनाइट हो गया है, तो उसके लिए वो इमीडिएटली कब्ज का, बदहजमी का की दवा बेचने लगता था, क्योंकि इस वर्ग में कब्ज और बदहजमी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही देखा कि 5 बजे का सायरन बजा है और मजदूर वर्ग आ रहा है, गांव से अभी अभी शहर आया है, वो थोड़ा नीचे का वर्ग है जिसकी समझ कंपैरेटिवली कम है, तो वो ये बताता था कि आप अपने काम शक्ति को कैसे बढ़ाएं और इसकी दवा बेचने लगता था। वो शिलाजीत बेचने लगता था। वो एफ्रोडेसिक कहते हैं अंग्रेजी में, वो बेचने लगा था। भारत के राजनीतिज्ञ जितने भी हैं, आप देखें जो राजनीति में है, कमोबेश यही करते हैं और 70 साल से ये करते हैं। इन्होंने भीड़ देखी, अपना टोन बदला और उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। अब तो भीड़ भी बुलाई जाती है, आती नहीं है। अब तो उनको पैसे देके बुलाए जाते हैं तो भीड़ आती है। लेकिन ये मदारी वाला ही, ये जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है डिमेगोगी को, मदारी राजनेता। ये मदारी होते हैं। ये जब जहां जैसी होती है वैसी पोशाक पहनेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, वो बंगाल जाएंगे तो कुछ और पहनेंगे,
जब गुजरात जाएंगे तो कुछ और पहनेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो कुछ और पहनेंगे, और वहां की भाषा में नमस्कार करेंगे, जैसे कि उन्हीं के हैं वो। अब इस सेंटेंस का आपको कभी मतलब समझ में आया कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है? आप बताइए, गंगा माँ मूर्त रूप में कब आई है, कब किसी को बुलाती है? और बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, तो जब यहां बुलाया था तो फिर दूसरी जगह से क्यों लड़ गए? लेकिन ये स्टाइल होती है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। ये लाखों की भीड़, अपार जन समूह, जब वो कहता है नेता, तो दरअसल वो जानता है कि वो गलत बोल रहा है। वो ये सब बातें रिझाने के लिए कह रहा है। वो वहां के किसी लोकल जो आदिवासी पुराना नेता होगा, उसके उस पर जाके माला चढ़ाएगा, उसी तरह की पोशाक पहनेगा, संभव है किसी आदिवासी के घर पे जाके खाना भी खा ले। जब ये करता है तो आपके समझ में नहीं आता कि हमने गवर्नेंस को एक ड्रामे का स्वरूप बना दिया है, गवर्नेंस को उस घटिया स्तर पे लाए हैं। गवर्नेंस एक गंभीर बिजनेस था, जिसमें दिन रात वो सोचता था कि नई पॉलिसीज क्या बनाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, वो ग्रास रूट तक पहुंचे कैसे, हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो कैसे, करप्शन फ्री कैसे सिस्टम बने, वो ये सब सोचता था और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करता था। लेकिन नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो जैसे ही बात आएगी और कहा जाएगा कि शब्दों में, जैसे कि अनुप्रास अलंकार में कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि पहले यहां पे गुंडे राज करते थे, अब यहां पे गुंडे जेल में होते हैं। कभी आपने आंकड़ा एनसीआरबी का देखा है? जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कभी यहां पे गुंड गुंड लड़कियों के की असमत लूटी जाती थी, तो रेप का एनसीआरबी का आंकड़ा वो देख लेता सिर्फ, तो पता लगता कि इस योगी के शासन काल में ज्यादा रेप हुए हैं उसके पहले पूर्ववर्ती शासन के हिसाब से। पूर्ववर्ती दोनों शासन में काफी कम रहे हैं। उसी तरह दंगे के आंकड़े, एनसीआरबी की रिपोर्ट, ये सरकार की रिपोर्ट है। इन सब को झुठला के एनसीआरबी की रिपोर्ट चोरी की, चोरी से लेके हर अपराध जो है संगीन अपराध, उसके आंकड़े अगर आप देखें तो इस काल में बढ़े हैं। लेकिन बड़े आराम से देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री कहता है अब यहां लड़कियां 12 बजे रात को कुछ भी जेवर पहन के चली जाए, अब यहां पे बदमाश जेल में होगा और लड़कियां घूमेंगी सड़कों पे, जबकि रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। हाथरस किसी को भूला नहीं होगा। तो जब हम झूठ का एक ऐसा औरा खड़ा करते हैं और ये ठेंगे पे रखते हुए कि जनता की समझ खराब है, तब हमें लगता है कि तब वाकई सुकरात का कहना सही लगने लगता है कि नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती जिसमें जनता की समझ कमजोर है। और मुझे पता नहीं क्यों ये लगातार लग रहा है कि हमारे दायित्व सिर्फ यही है कि जनता की समझ इतनी पुअर क्यों है, वो क्यों नहीं समझ रही है। आ, तर्क, सुकरात की जो बेसिक चीज है, उन्होंने कहा था कि क्या हम दुराग्रह से मुक्त हैं, क्या हम शुद्ध विवेक से चीजों को देखते हैं। ये सुकरात का मानना था कि एक इंटेलिजेंट जो सिटीजन होता है, बौद्धिक रूप से समर्थ होता है, वो चीजों को दुराग्रह पूर्ण रूप से नहीं देखता, इस एक बेबाकी से देखता है, स्ट्रेट सोचता है। क्या हम सही तर्क के साथ बगैर किसी भावनात्मक रौ में बहे आर्गुमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेट प्लेन आर्गुमेंट? क्या हमारे में वो सलाहियत है? क्या हम किसी तर्क वाक्य में छिपे तर्क दोष को पहचान लेते हैं? अब आप उदाहरण लीजिए एक तर्क वाक्य में दोष का। आज ये देश, हम एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं, हमने ऐसा देश बनाया है जो भारत की प्राचीन
जो गरिमा है उसको लेके विदेशों में आज हमारी वाहवाही हो रही है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है तो उसको मालूम नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हर इंडेक्स पे बगल का छोटा सा बांग्लादेश, अभी जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए जिसको आजाद हुए, वो बांग्लादेश हर पैमाने पे हमसे ऊपर है और हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं जनमंचों से। हम ये कैसे कर लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी सोच गड़बड़ है। हम उसको अगर गौर से पलट के जवाब दे दें, और जवाब कैसे देंगे? चुनाव में ही जवाब दे सकते हैं। तो उस नेता की हिम्मत कैसे पड़ेगी ये कहने की कि हम आज भारत विश्व गुरु हो गया है, बगल में बांग्लादेश तुम्हें नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम झूठ का वो आवरण खड़ा करते हैं। तो समाज के लिए सुकरात का यही कहना था, तार्किक सोच एक बड़ी नायाब चीज होती है, काफी लोगों को जन्मना मिलती है, जन्म से ही होती है, लेकिन इसे कल्टीवेट भी किया जाता है। हम तर्क से सोचें, निर्विवाद रूप से सोचें, बेबाक होके सोचें, इसकी एक प्रैक्टिस होती है। भारत में हमारी वो प्रैक्टिस है ही नहीं है। तो एक बड़ा वर्ग है वो इसी तरह के भावना में आके अस वर्सेस देम के ट्रैप में आ जाता है, हिंदू मुसलमान के ट्रैप में आ जाता है। और तब जब वो व्यक्ति कहता है भारत आज विश्व गुरु बने, आज हमारे यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए सड़कों पे नहीं आते हैं, आज हमारे यहाँ दंगे नहीं होते, दंगे होंगे कैसे? आपने जब अखलाक, पहलू खां, जुनैद, तबरेज को मारा और पब्लिक न्याय में मारा, भरी भीड़ ने मार दिया, और वो भीड़ में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ बीजेपी का टिकट पा जाते हैं, तब फिर वो जो मार खाए, जिसने देखा है अखलाक, तबरेज, पहलू खां और जुनैद को मारे जाते हुए, वो जो वर्ग है जो मारा जा रहा था, वो घर में दुबक जाता है। दंगे तो तब होंगे ना, दहशत और दंगे में अंतर है। दंगे होते हैं जब स्टेट से इम्पार्शियलिटी की उम्मीद होती है, तो उसमें आक्रोश में एक पक्ष आता है, दूसरा पक्ष आता है। यहां पे तो दहशत है, लिहाजा दंगे नहीं होंगे आपके। और इसको आप तारीफ भी कह सकते हैं कि देखा, भले पीछे घूम के ये कहते हो कैसा उनको देखो आज बिल में बंद हो गए हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये एक झूठ का आडंबर है। तो सुकरात ने इसी के खतरे को बताते हुए बहुत ही कूट शब्दों में ये कहा था कि डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। तो आज खतरा क्या है, इसको बड़ा बढ़िया एक टर्की के विचारक हुए हैं टेमेलकुरन, तो उन्होंने बताया इसको कि ये करते क्या हैं, इस तरह के जो नेतृत्व वाले होते हैं वो करते क्या हैं। एक आंदोलन तैयार करते हैं। भारत में एक आंदोलन, एक धर्म विशेष का वर्ग हिंदुत्व के रिवाइवल के लिए, पता नहीं उसका हिंदुत्व किस किस्म का है, उसके रिवाइवल के लिए एक आंदोलन कर रहा है। पिछले 7 सालों से ये आंदोलन चल रहा है कि ये हिंदुत्व जो हमारा पुरानी सनातन धर्म की गरिमा है, उसको वो बहाल करेगा। उसको बहाल कैसे करेगा? यही जो लोगों को मार मार के वंदे मातरम बोलवा के, राष्ट्र धर्म बनवा के, ये करके वो बहाल करेगा हिंदुत्व को। गाय, गौ हत्या को एक ऐसा रूप दे देगा जो कानून से नहीं, भीड़ न्याय से चलेगा। तो उसने कहा कि ये पहला कहा कि ये इस तरह का आंदोलन क्रिएट करता है। उसके बाद क्या करता है? तार्किक संवाद को छिन्न भिन्न कर देता है। तार्किक संवाद जो होते थे, आपने स्टूडियो डिस्कशन पहले भी देखे हैं, और मैं इसका चूंकि जन्मदाता हूं इंडियन टेलीविजन में, स्टूडियो डिस्कशन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना कि इसमें पक्ष और विपक्ष होगा और एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होगा, ताकि हम वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दे सके। हमारा एंकर, हमारा ग्राफिक्स जो आएगा, जो स्टूडियो डिस्कशन के दौरान ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन होगा, जो एंकर बोलेगा, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बोलेंगे, इन सब के थ्रू और दोनों पक्ष के थ्रू हम समाज को दोनों पक्ष दे देंगे किसी मुद्दे का, ताकि सवेरे जाए वो तो दोनों पक्षों से पूरी तरह वाकिफ होके जाए
और सवेरे अपने अपना व्यू पॉइंट बनाए, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, जहां भी जाए, अपने ऑफिस में जाए, तो वो अपनी बात कह सके जब कभी चर्चा हो तो। इससे उस क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव विजडम बेहतर होगा। ये हम लोग स्टूडियो डिस्कशन में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और कुछ हद तक किया था। शुरू के आपने डिस्कशंस देखे होंगे। तो ये पर्पस था उसका। अब इन्होंने क्या किया, इसको छिन्न भिन्न कर दिया। मालिकों को या तो ईडी भेज के डरवाया, अगर ईडी से मान गए तो बहुत अच्छा, ईडी का डर नहीं लगा तो उनको किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मा अवार्ड दे दिया, एमपी बना दिया। वो ये सब करते हैं, सारे हथकंडे। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, ये उस कैरेक्टरिस्टिक्स में है जिसमें लिखा गया है कि आतंकित करो, शर्मो हया या व्यवहारिक मूल्यों को ठेंगे पे रखो। इसमें इसकी जरूरत नहीं होती है। जब गंगा माँ ने बुलाया है आप कहते हैं, तो इसमें तर्क की जरूरत ही नहीं है। गंगा माँ ने बुलाया, अच्छा कौन आपसे पूछने जाएगा कि अच्छा करके किस मोड से बुलाया था? फोन किया था गंगा माँ ने? कैसे बुलाया था आपको? गंगा माँ कैसे आपसे कन्वर्स करती है? अच्छा हम लोग इसको कभी किया नहीं गंगा माँ ने। गंगा माँ को तो हमेशा हमने पानी की तरह देखा। हाँ, भारत में एक चरित्र रहा है कि प्रकृति के हर क्रिया में हम एक देवत्व देख लेते हैं। देवत्व तो हम अपने प्रधानमंत्री में भी देख लेते थे, प्रधानमंत्री में भी देवत्व दे दिया था। तो ये हमारी फितरत में है, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं होता। लिहाजा जब हमें गंगा माँ ने बुलाया, कोई कहता है तो पूछना पड़ता है कि किस कम्युनिकेशन का मोड क्या था, कैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉल किया था क्या उन्होंने? तो गंगा माँ बुला लेती है। व्यवहारिक मूल्यों को ठेंगे पे रखते हैं। उसके बाद न्यायिक राजनीतिक चेक एंड बैलेंस जो होता है, इसको डिसरप्ट कर देते हैं, इसको एकदम खोखला कर देते हैं। आपने देखा किस तरह जद्दोजहद हो रही है कि देश के सीजेआई को कहना पड़ा कि हम जो नाम हमारे यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि जो सैकड़ों नाम भेजे गए हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने रोक रखा है, नहीं भेजती है। आप देखते हैं किस तरह झगड़ा होता है सरकार और इनके बीच में नामों को लेके। इशू नहीं करते, यहां तक कि रीट्रेट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले जो रीट्रेट हुए हैं, जिसको कि गवर्नमेंट को हर हालत में बाध्य है करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं जारी होता है, उसके आदेश भी नहीं जारी होते हैं। तो ये है, ये खतरा उसने कहा था। और फिर डिफाइंड मॉडल ऑफ सिटीजन, सिटीजन का एक मॉडल स्वरूप ये डिफाइन करते हैं, नया होता है वो, जिसमें सड़क पे किसी दाढ़ी वाले से पूछ लिया जाता है कि तुम वंदे मातरम गाओ। अगर वंदे मातरम वो नहीं गाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही हो जाता है। ये मॉडल सिटीजनशिप का एक नया मॉडल लाया जाता है, जिसमें वंदे मातरम कहेगा, हर किसी खास धर्म के फॉलोअर के हाथ फ्रिज में जाके देखेगा कि इसके यहाँ मांस कौन सा है, गौ मांस तो नहीं है। गाय के लिए वो किसी को भी ट्रक से उतार सकता है। ये हमारी सिटीजनरी बनेगी और ये मॉडल होगा हमारे सिटीजनशिप का। ये उसने काफी पहले कहा था, इस दार्शनिक ने बहुत पहले कहा था। और इन सब से होगा तो जितने भी क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनको टेरराइज किया जाएगा। टेरराइज करने का एक उदाहरण देखिए। कभी कभी लगता है कि टेरराइज क्या इस स्वरूप में भी किया जा सकता है, और ये यही मॉडल पुतिन भी अप्लाई करते हैं, कोई नया नहीं है। हम विदेश में चाहते हैं कि अपने को गांधी बताए, यहां आके गोलवरकर बताएं। ईडी का जो मॉडल आपने देखा है, ईडी ने 3540 3540 रेड्स किए पिछले 7 सालों में। जरा गौर से सुनिएगा, और हमें कोफ्ताप पे होती है। आप इसके बाद भी कैसे नहीं चीजों को समझ पाते हैं कि ये मदारी राजनेता आपको भ्रमित कर देते हैं और अपना माल बेच के चले जाते हैं। ईडी के 3540 छापे पड़े, और जानते हैं उसमें सजा कितने में हुई?
सिर्फ 9 में, सिर्फ 9 में सजा हुई। 540 रेड्स, जरा सोचिए उन रेड्स की प्रकृति क्या होगी, किस इंटेलिजेंस पे। डीआरआई के पास इंटेलिजेंस होता है अपना, बाकी इंटेलिजेंस विंग्स तमाम है जो काम करती है। किस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट पे आप किसी के यहाँ छापे डालते हैं? दरअसल आप छापे डालते हैं जब जब चुनाव आते हैं, नेता करप्ट होते ही हैं, लेकिन आप एक भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि विंडिक्टिव रहे हैं। इतने में कोई गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए, उनको वोट कैसे मिलता है? 3,500 रेड्स पड़े, आखिर उनकी क्या दशा, क्या इज्जत गई होगी उनकी, कैसी इज्जत रही होगी? आपने उन पे रेड डाला, उसमें 9 को सिर्फ सजा मिली, बाकी किसी को सजा नहीं मिली। इनकम टैक्स के 4,725 छापे पड़ते हैं, सजा मिलती है सिर्फ 238 में। जो पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी का जो भी स्वरूप हो, ये होती है। रेट ऑफ कन्विक्शन क्या रहा? ईडी के केस में 0.03%, 0.03%, और आईटी के केस में 0.5%। आप समझ सकते हैं कि 200 में एक आदमी को ही सजा आईटी के केस में मिलती है, लेकिन तब भी हम सत्य है। अब अगर आप ये देखते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपको 7 साल से एक वर्ग को अजीब अजीब चीजों के नाम पे मारा जा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आता। सबका साथ ये लगता है, ऐसे ही साथ होता है। सबका विकास, आपने गौर किया कभी सबका विकास कैसे हुआ है? इनकम इक्वालिटी बढ़ती गई है। मैंने एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अंबानी की कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई व्यवसाय नहीं हो रहा था, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बिना किसी प्रोडक्शन के, फैक्ट्री आउटपुट के, अंबानी की आमदनी 90 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी। और आपको अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बताएं, पिछले 7 सालों में क्या स्थिति हुई है? अनएम्प्लॉयड 12 करोड़ नए युवा जॉब मार्केट में आए। 12 करोड़, गौर कीजिएगा, जॉब मार्केट में 7 सालों में 12 करोड़ नए युवा आए। 8 सालों में, बल्कि हम 2013 से ले रहे हैं, 8 वर्षों में, बल्कि हम ये जो फिगर आपको दे रहे हैं और ऑथेंटिक करते हैं कि कोई वो ना करे, ये हम 2012 से 2020 तक के फिगर दे रहे हैं जिसमें कोरोना नहीं है। और ये फिगर्स हमारे कहाँ के हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, एनएसएसओ के हैं। एनएसएसओ के फिगर तो गवर्नमेंट के बनाए होते हैं, तो ये फिगर एनएसएसओ के हैं, ये फिगर पीएलएफसी के हैं, पीरियोडिकल लेबर फोर्स उनका का जो आकलन होता है उसका है। ये फिगर्स है सीईएस के, जो असेसमेंट करती है एनएसएस के आंकड़ों का। और ये तीनों फिगर अगर आप मिलाइए तो भारत में 12 करोड़ युवा जॉब मार्केट में और आए, एडिशनल आए। और जानते हैं जॉब्स कितने मिले? 1,40,00,000 कम हो गई। 2012 के मुकाबले 1,40,00,000 नौकरियां कम हो गई, जबकि 12 करोड़ लड़के जॉब मार्केट, पहले का छोड़ दीजिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो तो नहीं थे, 12 करोड़ लड़कों, मतलब कि 10 करोड़ इस नए दौर में अनएम्प्लॉयड जो 12 करोड़ आए थे, उसमें 10-10.5 करोड़ बिना किसी नौकरी के हैं। अब इसके बारे में बहुत बढ़िया एक खतरा बताया गया है कि ये अगर रहा तो इसका खतरा क्या है। अगर ये लोग 12, आप सोचिए 10 करोड़ पुराने जो है वो तो पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन ये जो लोग हैं, जो 12 करोड़ नए लड़के आए हैं,
ये अगर जॉब मार्केट में नहीं आए, इनको नौकरियां नहीं मिली, तो ये कौन होंगे? ये वही होंगे जो मदारी का चौराहे पे खड़े होने की फुर्सत होगी उनको, और वो मदारी का एफ्रोडेसिक बेचना है, वो मदारी का खट्टी डकार बदहजमी की दवा बेचना है, वो सब वो खड़े होके देखेंगे। मतलब कि जब उसको धर्म की घुट्टी पिलाई जाएगी तो वो कुछ भी करने को तैयार। ये 10 करोड़ की फोर्स, 20 करोड़ की फोर्स जो आपकी है, इसके पास रोजगार नहीं है, इसके पास समझ नहीं, इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तार्किक सोच नहीं है। लिहाजा जब भी चाहेंगे आप, किसी का मुंह बंद करना है, 4 तो भेज देंगे और वो जाके मुंह बंद कराएंगे, और वो खुश होंगे कि उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया है। जिसको गंगा माँ बुलाती हैं, जिसको जिसको हिंदू धर्म का मसीहा कहा जाता है, उसके लिए वो जब उसकी बातों को वो सुनेगा तो जाहिर है मुतासिर होगा, वो रेशनैलिटी नहीं अप्लाई करेगा। तो हमारे खतरे ये हैं कि अगर हम ये करेंगे, सही तर्क हम नहीं रखेंगे, तो यही वर्ग पैदा होगा, यही वर्ग उभरता है। ये सिर्फ एक क्लास का नहीं है, हमारा पॉलिटिकल क्लास इसी तरह का होगा। हमें सिर्फ ये आपसे गुजारिश है कि गौर करें, अपने लॉजिक पावर को बढ़ाएं, अपने लॉजिक पावर को बेबाक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट सोचने वाला, जिसमें कहीं से भी जो प्री कंसीव्ड नोशन है, पूर्वाग्रह है, उससे वो ग्रस्त ना हो। आप स्ट्रेट सोचे। आपको लगता है कि किसी को गंगा मां बुला सकती है, तो आप पूरी तरह निष्ठा में जाए, लेकिन एक सवाल जरूर कर ले, गंगा मां ने बुलाया था तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? कम्युनिकेशन कौन सा था? हम भी तलाश रहे हैं। गंगा मां कभी हमें भी बुला ले, हमें नहीं बुलाया, जबकि हम तो बहुत ही वो वाले आदमी हैं, हमेशा धर्म भीरू हैं। हम जो नियम है उसी के हिसाब से चलते हैं। रात के 12 बजे भी अगर लाल बत्ती है चौराहे पे, तो हम अपनी गाड़ी रोक लेंगे। इसके बावजूद कभी भी गंगा मां नहीं बुलाती। आप जब ये सोचना शुरू करेंगे कि गंगा मां बुलाने की जो डिमेगोगी है, जो मदारी नुमा राजनेता हो रहे हैं, ये इनको जब आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। हमें नेता से ऐतराज नहीं है, उसके नाटक से ऐतराज है। जब वो कहता है मंच से, पब्लिक मंच से, कि भाइयों हमें मार लो, तुम चौराहे पे लटका दो, लेकिन हमारे दलित भाइयों को ना मारो, तो आपको लगता नहीं है कि ये मदारी वाला ड्रामा है? ये दलित के लिए नहीं किया जा रहा है, ये वोट के लिए किया जा रहा है। भाइयों हमें मार दो, हमें चौराहे पे लटका दो, लेकिन हमारे दलित भाइयों को ना मारो। और ये बात जब कही थी कुछ साल पहले, तब से रोज दलित भाई हमारे सताए जा रहे हैं। कहीं कुछ आपने देखा है, बदला है? तो स्ट्रेट सोचना शुरू कीजिए। स्ट्रेट सोचेंगे तो ये नेता आपको इतना हल्का नहीं लेंगे। यही सुकरात का जो डर था, यही था कि हमें तर्क तर्क एक अजीब विधा है, आपको तर्क समझना पड़ेगा। वितंडावाद होता है, तार्किक दोष होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलते चलाते मान लीजिए कि अदालत में, कोर्ट में मुजरिम से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है कि वो अपनी बीवी को मारता पीटता है। और तब जब वकील उससे पूछता है, अच्छा सीधे सीधे कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करो, सीधे सीधे हाँ ना में जवाब दो, क्या तुमने अब अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया है? आप जरा सोचिए उसका जवाब क्या होगा। अगर हाँ कहता है तो वकील क्या, हुजूर नोट किया जाए, ये पहले मारता था, अब इसने छोड़ दिया है। और अगर वो कहता है कि नहीं, अगर हुजूर हिमाकत देखिए आप इसकी, या आपके सामने भी हुजूर कह रहा है कि नहीं अभी तक नहीं छोड़ा है हमने, हुजूर इसको सजाए मौत देनी चाहिए। यही वो ट्रैप होते हैं लॉजिक के, कि क्या आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया है? हाँ ना में जवाब दीजिए। तो ये जो राजनेता है, ये आपसे यही सब करवा रहे हैं। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और ये करते रहेंगे। मुझे लगता है
कि इसको आप एक बार गहराई से सोचिए। मैं किसी एक वर्तमान शासन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भविष्य के भी शासनों के लिए कह रहा हूं, भूतकाल के भी शासनों के लिए कह रहा हूं कि ये चीजें जरूरी है आपको सोचना, ताकि हमारी डेमोक्रेसी बेहतर हो। और तब किसी पहलू खां को मारने की जरूरत ना पड़े, तब किसी अंबानी की 90 करोड़ अगर बढ़ेगी तो गरीब की भी बढ़ेगी, ये स्थिति बने। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।